राम राम जी सर। और क्या हो? उम्मीद करो बढ़िया होगा। तो क्या रही क्लास? थोड़ी सी दिक्कत आने लग रही है नहीं? तो पहला तो मैं एक दो नाम लेना चाहूँ। एक तो विशाल कुमार जी है कोई, तो बहुत बहुत धन्यवाद विशाल कुमार जी थारो। पूछेगा सर क्या को, तो मन मेरी कमी को बताने को कि सर थोड़ा धीरे बोले करो, समझ में को नहीं आया है, तो आपको ध्यान रखा विशाल कुमार जी। और एक बच्ची है या बच्चों है वो मन कौन पता, नाम है शायद लकी लिका। लकी लिका नाम की कोई आईडी है, तो वे भी बढ़िया तरीके वीडियो देखा है। तो वहाँ भी कल वाली वीडियो के अंदर लास्ट में थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम आ गई, तो वहाँ भी मैंने बताया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद था। मतलब थे बहुत बढ़िया क्लास में देखने लग रहे हो, ठीक है। देखो थे मैंने मेरी कमियां बताओगा तो मेरी कमियां मैंने खुद ने मेरी कमियां दिखाई भी मैंने अठे दिक्कत आने लग रही है नहीं। मैं थाने पहले भी बोले, मैंने कमेंट सेक्शन में बताई करो भी अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ धीरे बोल रहा हूँ नहीं समझ में आवे तो राइटिंग हो बताई करो। तो थे बताओ बहुत बढ़िया, मैंने बहुत खुशी हुई मन थे मैंने बीमार में बतायो। तो विशाल कुमार जी को एक बार फिर थैंक्स करूँ मैं कि माँ इस चीज़ पर मैंने बताया हुआ कि थोड़ा धीरे बोले करो और धीरे समझाया करो, कुछ समझ में नहीं आया है। और इन अलावा भी कई बच्चों मन पर्सनल मैसेज आया कि सर थोड़ा सा धीरे पढ़ाई करो, शायद कमेंट सेक्शन में बताया लेकिन मैंने पर्सनली बता दियो, ठीक है। तो चलो आप करा शुरू, मैं प्रयास करूंगा धीरे बोलने को क्योंकि हैबिट शुरू ही फर्स्ट बोलने की है, तो थोड़ा सा कोशिश करांगा, ठीक है। और बाकी कोई डाउट है फिर भी कमेंट सेक्शन में करो, थाना आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। मैटर में थाने बहुत अच्छा कोशिश पूरी कोशिश करूँ मैं थाने इन बारे चीज़ ना मिले, ठीक है। बाकी तो ट्राई कर लीजिए क्योंकि देखो आजकल यूट्यूब पर सिस्टम अलग अलग टीचर्स बहुत बढ़िया बढ़िया, मेरे नाम बढ़िया बढ़िया टीचर है जो बहुत बढ़िया बढ़िया साइंस करवाने लग रहे हैं, ठीक है। तो थे बंग से मिलान करके भी देखो क्वेश्चन लगवा थाने मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलो आगे करा शुरू। तो आप अगलो को शिकांग पढ़ना आज अंत प्रदवी अंत प्रदवी जलिका पढ़ ली। आज आप पढ़ना गोल्जी काय। क्या पढ़ना है आज? आप पढ़ना गोल्जी काय। देखो क्या होता है गोल्जी काय? गोल्जी काय इसको एक अन्य नाम और होता है गोल्जी बॉडी, और इसका एक नाम और होता है गोल्जी उपकरण। क्या नाम होते हैं? सिर्फ तीन नाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी और गोल्जी उपकरण, तीन इसके नाम होते हैं। वो एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, गोल्जी काय देखकर भी पूछ सकता है, गोल्जी बॉडी देखकर भी पूछ सकता है और गोल्जी उपकरण भी देखकर पूछ सकता है, ठीक है। अब गोल्जी उपकाय का जो आपका काय है या गोल्जी बॉडी है या गोल्जी उपकरण है, ये जिस प्रकार हमारी अंतःपटल जालिका थी नलिका जैसी संरचना थी वैसी की वैसी इसकी संरचना, यानी कि ये भी एक नलिकाबद्ध संरचना होती है। क्या होती है? आपकी गोल्जी काय, ठीक है दोस्तों। तो अपने बात कर लेते हैं इसकी खोज की। तो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। आपको याद रखना है नाम क्या है? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। कब की थी सर? 1898 ईस्वी में इसने खोज की थी। 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी, ठीक है दोस्तों। मैंने बता दिया नलिका या जालिका के रूप में। किसके रूप में? नलिका या जालिका के रूप में इसे पहली बार देखा था। पहली बार देखा कैमिलो गोल्जी ने देखा। किसके पास देखा? तो इन्होंने देखा केंद्र के पास, यानी कि इन्होंने देखा कि ये हमारी कोशिका है और ये हमारा कोशिका का केंद्र का। तो इसके पास इस प्रकार से इसने संरचना देखी थी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जालिका के रूप में पहली बार देखा। किसके पास देखा? केंद्र के पास, ठीक है दोस्तों। अगली बात करते हैं। यह एक नलिकाकार संरचना होती है। कौन सी संरचना है? नलिका आकार, यानी कि नलिका की जैसी एक संरचना बनाती है। थोड़ा सा ध्यान देखो क्योंकि मैं ये बड़ा डायग्राम थोड़ा सा जो अपने कोशिकाओं के डायग्राम बना वो थोड़े टफ हुआ है, तो इसको मैंने कॉपी पे बना बना के आपके सामने पेश किए हैं। तो ये देखो इसकी जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से है, इस तरह से फैली हुई है। और ये अब इसका बाहरी आवरण हो गया। और ये जो आंतरिक मैंने ये ज्यादा डार्क किए ये नलिकाएं हैं जी। क्या है जी? जो मैंने ज्यादा डार्क की हैं ये नलिकाएं हैं। क्या है जी? ये आपकी है जो नलिकाएं हैं। क्या है जी दोस्तों? ये आपकी नलिकाएं हैं, ठीक है दोस्तों। इसके कोई नाम नहीं है। आगे देखते हैं। ये जो नलिकाएं हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती। ये नलिका जैसे अलग है, ये 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 अलग है। यानी कि गोल्जी बॉडी एक नलिकाबद्ध या जालिकाबद्ध संरचना है। ये बात तो इसने पहले बोल दी। लेकिन ये जो नलिकाएं होती है ना वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, यानी कि अपने उसने पढ़ा था अंतःपटल जालिका में उलझी हुई संरचना थी और वो नलिकाएं थी ना वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है। पिछली वीडियो में जाकर देख लेना, मैंने वो संरचना इसलिए रफली बनाई, रफली और थोड़ा सा मतलब साफ नहीं बनी थी क्योंकि वो संरचना उलझी हुई थी, बन नहीं पा रही थी,
ठीक है। तो उसको आपको 3D एनिमेशन में अच्छे से दिखाया जाता है। जब 3D एनिमेशन डिजिटल बोर्ड में प्रोवाइड होता है तब उसको 3D एनिमेशन अच्छे से दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने इसका 2D डायग्राम बनाने का पूरा अच्छे से प्रयास किया, तो थोड़ा इसको आप जूम करके भी देख सकते हो। वीडियो को जूम कर लेना, बस थोड़ा सा देखना है, इसमें कोई नाम नहीं है इसलिए मैंने इसको सीधा लगा दिया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो क्या बोला है कि जो नलिका, इसकी संरचना तो होती है हमारी नलिकाकार, लेकिन ये जो नलिकाएं होती है ना वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग रहती है। नलिकाएं क्या रहती है, एक दूसरे से अलग अलग रहती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें एक तो सिस सिरा होता है और एक ट्रांस सिरा होता है। एक तो कौन सा सिरा होता है, तो सिस होता है और एक ट्रांस सिरा होता है। जो दोनों सिरे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जो एक नलिका द्वारा जुड़े रहे। यानी कि ये जो नलिका है ये अंदर की ओर होता है, तो एक सिरा इसका सिस होता है और दूसरा सिरा उसका होता है जो ट्रांस होता है। तो जो सिस और ट्रांस, कौन कौन से सिस और ट्रांस मैं यहाँ पे बनाता हूं। ये जो दोनों सिरे हैं वो एक नलिका के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से एक नलिका होती है, इस नलिका के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं दोस्तों, नलिका के द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं दोस्तों, नलिका के द्वारा ये जो जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब इसका और बताते हैं अपने किसके बारे में, गोल्जी डी के बारे में बताएं। इससे पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका का डाकघर कहते हैं। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लेना, कोशिका का डाकघर क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहते हैं। किसे कहते हैं जी, गोल्जी को कोशिका का पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहते हैं। दूसरा इसका एक और नाम है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। दोनों के बारे में जिक्र करूंगा अभी। पोस्ट ऑफिस क्यों कहते हैं और ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल क्यों कहते हैं। देखो पोस्ट ऑफिस क्या काम करता है, पोस्ट ऑफिस अपने किसी को डाक भेजनी होती है, ठीक है, तो अपने डाक को कहां पे लेके जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में लेके जाते हैं। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस डाक को भेज देता है। अपने को किसी ने डाक भेजी है तो वो पोस्ट ऑफिस आती है, उसके बाद ही हमारे पास आती है। यानी कि चीजों को ले जाने का और पैकेजिंग का, तो पैकिंग करके चीजें आती है, पैकेजिंग का भी काम ये करता है। गोल्जी बॉडी की बात कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिसमैन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको किस पदार्थों को अपने अंदर आने देना है, किस पदार्थों को बाहर लेके जाना है, ये सारा डिसाइड भी अपना कौन करता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल यानी कि गोल्जी करता है। देखो जो ट्रैफिक पुलिस होती है अपने देखते हैं कि किस साधनों को कब आने देना है, कब नहीं आने देना। यानी कि इधर से ज्यादा साधन आ रहे हैं तो इधर वाले को रोक देते हैं, इधर से जाने देंगे, दूसरे आ रहे हैं तो उसको रोक देंगे। यानी कि ट्रैफिक पुलिस में अंदर वो पूरा बात यातायात का सुरक्षा प्रदान करता है, किसको कहां भेजना है, किसको कहां भेजना है, किसको कब भेजना है, किसको रोकना है, ये सारा गोल्जी कोशिका में निर्धारण करता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। गोल्जियन पुटिका के द्वारा पैकेजिंग होती है। अभी मैं बता के गया हूं पैकेजिंग का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, पैकेजिंग का मतलब पैकिंग का ही, ठीक है, पैकिंग या पैकेजिंग का कार्य करता है। तो ये करता है गोल्जियन पुटिका, या गोल्जियन पुटिका याद रख लेना इसको, गोल्जी के अंदर पाई जाती है गोल्जियन पुटिका। स्थानांतरण का कार्य करता है, अभी बता दिया, इसका कार्य करता है, स्थानांतरण का कार्य करता है। आगे बात करते हैं लिपिड व प्रोटीन का परिपक्व। देखिए लिपिड व प्रोटीन का संश्लेषण किसने किया था, याद कीजिए, लिपिड व प्रोटीन का संश्लेषण किया था हमारी अंतःप्रदवी जालिका। तो लिपिड का संश्लेषण किसने किया था, लिपिड का संश्लेषण किया था चिकनी अंतःप्रदवी जालिका ने लिपिड का संश्लेषण किया था, और खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका ने प्रोटीन का संश्लेषण किया था या उनका निर्माण किया था। लेकिन लिपिड व प्रोटीन का परिपक्व यानी कि उनको तैयार कौन करता है, तो ये गोल्जी की परिपक्वन सतह पर होता है। किसकी सतह पर होता है जी, गोल्जी की परिपक्वन सतह पर होता है प्रोटीन व लिपिड का परिपक्वन। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगली बात करते हैं शुक्राणु की ऊपरी टोपीनुमा संरचना। बहुत बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता देते हैं, अपने कौन सा पैसे लिखते हैं बताने में। देखिए ये होता है शुक्राणु, रफली बना रहा हूं, ठीक है। शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु होता है, ये होती है नर की जनन कोशिका, नर की, हाँ जी। चलो दोस्तों थोड़ा सा क्या लाइट का इश्यू है तो इसे लाइट चली गई थी तो वीडियो पॉज करनी पड़ी। चलिए अपने बात कर रहे थे शुक्राणु की। शुक्राणु क्या होती है, नर जनन कोशिका, सबसे जो मानव शरीर की नर जनन कोशिका होती है वो होती है शुक्राणु, ठीक है। शुक्राणु के अपने भाग देखें तो ये टोपीनुमा संरचना, इससे बोलते हैं एक्रोसोम, और इससे धड़ बोलते हैं और इसे पूंछ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेकिन इस शुक्राणु की संरचना की बात अपने जनन में करेंगे। अब इस टोपीनुमा संरचना की बात करते हैं। ये एक्रोसोम का निर्माण होता है ना, वो एक्रोसोम का निर्माण इस गोल्जी के द्वारा होता है।
एक्ट्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? गोल्जी काय के द्वारा। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे बात करते हैं। प्रोटीन व लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट का जुड़ना, यानी कि अब आपको एक चीज बताता हूं, देखो कोशिका ऐसे तो कोई होते नहीं, अभी प्रोटीन लग रहेंगे, क्योंकि हमारा शरीर है वो कौन सी कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका है, जटिल कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका है, जटिल कोशिका है, सॉरी जटिल कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है, तो सारे के सारे आपको पता है कोई ना किसी से जुड़ा होता है। ये बात कर रहा है कि प्रोटीन व लिपिड अगर कार्बोहाइड्रेट का साथ जुड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ेंगे तो इससे क्या बोलते हैं? इस को प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? ग्लाइकोसाइलेशन। इस ग्लाइकोसाइलेशन अभिक्रिया का हेल्प कौन करता है जी? आपका गोल्जी काय करता है। क्या हेल्प करता है जी? ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन क्या है एक बार फिर बताते हूं। प्रोटीन का और लिपिड का कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ना क्या कहलाता है? आपका ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है। आगे बात करते हैं। यह एक काम और भी करता है, क्या करता है? यह लाइसोसोम का निर्माण करता है। आगे बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो यह लाइसोसोम के निर्माण में हेल्प करता है, यानी कि बॉडी के अंदर अपने बात करें तो जो आपका है अंतःप्रदमी जालिका, गोल्जी काय, ठीक है, ये एक साथ आपस में जुड़े रहते हैं। तो अगर देखें लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम जो होता है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? उसका जो आपका निर्माण है वो गोल्जी काय के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। चलिए इसका व्यास, यानी कि इसका ये व्यास की बात कर रहा है, इसकी पूरी आकृति की बात कर रहा है, इसके बात कर रहा है कि कितना हो सकता है? 0.5 म्यू एम से 1.0 म्यू एम। म्यू का मतलब होता है माइक्रो, ठीक है, माइक्रो का म्यू का मतलब माइक्रो है, यहां से ये म्यू का आकार होता है। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, कई बार बच्चे बोलेंगे सर क्या बिल्ली की आंख कैसे बना दी? तो ये आपका म्यू होता है, म्यू, म्यू नहीं म्यू, ये भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, बाकी इसके बारे में फिजिक्स में अपने बात करेंगे। तो इसका आकार 0.5 से 1 पॉइंट होता है कुछ, ठीक है। ये जो 0.5 आकार है ना, वैसे आपको मैं बता देता हूं, जो ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका होती है ना, माइकोप्लाज्मा, कौन सी होती है साथ के साथ बता देता हूं, माइकोप्लाज्मा। अगर पूछे सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो माइकोप्लाज्मा होती है। तो माइकोप्लाज्मा का आकार भी इतना ही होता है, 0.5 म्यू। ठीक है दोस्तों, यहां पर अपना गोल्जी काय होता है कंप्लीट। तो मुझे बताना कि आज मैंने धीरे बोला है क्या? धीरे धीरे अपने प्रयास करेंगे तो आपको कुछ चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है दोस्तों, क्षमा चाहते हैं, और फिर भी एक बार मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा विशाल जी का, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया। ठीक है, आगे बात करते हैं लयन काय। किसकी बात करते हैं? लयन काय या लाइसोसोम। तो जो लाइसोसोम का निर्माण है वो किससे होता है? सर हम अभी पीछे पढ़ के हैं कि गोल्जी काय से होता है। किससे होता है जी? गोल्जी काय से होता है। चलिए बात करते हैं, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी डी डुबे। किसने? डी डुबे। डी डुबे भी लिखा हुआ आ सकता है और डी दुबे भी लिखा हुआ आ सकता है, एक ही बात है दोस्तों, डुबे दुबे कुछ भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ठीक है जी, अब अपनी बात करते हैं इसके बारे में आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर इसके बारे में अपने आगे बात करते हैं। चलिए देखिए, यह कोशिका के अंदर पाया जाता है, सीधी सी बात है दोस्तों, इसमें कुछ बताने वाली बात तो है नहीं। क्या है सर? देखो अपने यहाँ पे बात करते हैं इसकी। कोशिका के अंदर का मतलब है कि ये मान लीजिए हमारी कोशिका है, ये केंद्र, इसके अंदर इस प्रकार से ये पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम, लयन काय। ठीक है दोस्तों, किससे बना हुआ है ये? सर गोल्जी काय से बना हुआ है, कोशिका के अंदर पाया जाता है, यानी कि इस पर भी कोशिका जो झिल्ली और आवरण इस पर भी पाया जाता है, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। आगे बात करें, चलिए आगे। इसमें समस्त एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि समस्त एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम्स की बात करेंगे, समस्त एंजाइम्स पाए जाते हैं। अभी आप तो अपने बात करते हैं एंजाइम्स की, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, इसमें समस्त एंजाइम पाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इसको ना क्या बोलते हैं? इसे कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। कोशिका की क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली बोलते हैं, सेल ऑफ सुसाइडल बैग बोलते हैं। देखो कैसे, क्यों बोलते हैं? अभी मैंने क्या बताया कि इसके पास समस्त एंजाइम पाए जाते हैं और इसे आत्मघाती थैली बोलते हैं। देखो अपने नॉर्मल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? कोशिका के अंदर एक कोशिकांग है। जिस तरह हमारे घर में हमारा एक पूरा परिवार, आप समझ लीजिए, या आपका हमारा एक ही बात है, हमारा एक पूरा परिवार है, वो क्या है?
एक कोशिका है, और हमारे जो घर में अपने सफाई कर्मचारी रखते हैं, ठीक है, तो उसका काम क्या होता है? घर की सफाई करना, यही तो काम होता है। सफाई कर्मचारी अपने घर में रखते हैं जो, तो वो क्या करता है? घर की सफाई करता है। घर की सफाई का मतलब है कि घर में जो वेस्टेज चीजें होती हैं, जो काम नहीं कर रही होती हैं, ठीक है, नॉर्मल भाषा में, बागड़ी भाषा में बोले तो कबाड़, उसको क्या करता है? वो घर से बाहर निकालता है ना। घर से क्या करता है? बाहर निकालकर घर को साफ रखता है। तो लाइसोसोम भी यही काम करता है। लाइसोसोम भी क्या करता है? यही काम करता है, ठीक है। तो सर इसका सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली से क्या मतलब है? बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, पहले अपने सफाई कर्मचारी की बात कर लेता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे कोशिका की सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। सपोज कीजिए कि कोशिका में गोल्जिका ने बोल दिया, या किसी और कोशिकांग ने बोल दिया, या केंद्रक ने बोल दिया, या गुणसूत्रों ने बोल दिया, या किसी भी एक कोशिकांग ने बोल दिया कि हम कार्य नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? हम कार्य नहीं करेंगे, या वो किसी कारणवश खराब हो चुके हैं, जो काम नहीं कर सकते। तो अभी मैंने याद रखना, काम नहीं कर सकते, तो इसके पास क्या पाए जाते हैं? समस्त एंजाइम्स। कौन कौन से? हाइड्रोलिजेज, लाइपेज, प्रोटोजेज और कार्बोहाइड्रेटेज, ये नाम होते हैं। एक खास बात मैं आपको और बताता हूं, एंजाइम्स के लास्ट में हमेशा एज लगा होगा। जितने भी, अगर आपको एंजाइम याद करने होता है तो उसके लास्ट में एज लगा होगा, लाइपेजेज, एमाइलेज, इस तरह से, ठीक है। तो जो मुख्य एंजाइम होते हैं लाइसोसोम में, हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेज, प्रोटोसेज और कार्बोहाइड्रेजेज, ये एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अब जितने भी कोशिकांग हैं वो या तो कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, या प्रोटीन के बने होते हैं, या लिपिड के बने होते हैं, और या न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब सपोज कीजिए कि कोई कोशिकांग है जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, और उसने बोल दिया कि मैं काम नहीं करूंगा, या वो किसी कारणवश टूट गया है। तो अब ये जो कोशिकांग प्रोटीन का बना हुआ है, ये कोशिका में रहेगा तो वो पूरी कोशिका को क्या करेगा? खराब करेगा। तो इसको पचाने वाला जो हार्मोन अपने पास, बोल सकते हैं लाइपेज होगा या प्रोटीन, जो भी, जो आपका कौन सा एंजाइम है? प्रोटेजेज, ये एंजाइम जाएगा और इस प्रोटीन से बने हुए जो पदार्थ है जिसने काम करना बंद किया था, उसको क्या करेगा? पचा लेगा, यानी कि उसका पाचन कर लेगा। तो कोशिका साफ हो गई, ठीक है, और ये जो खराब चीज थी वो पच चुकी है। इसलिए इसे बोलते हैं सफाई कर्मचारी। सर इसे कोशिका की आत्मघाती थैली बताइए, आत्मघाती थैली क्यों बोलते हैं? अब आत्मघाती थैली पर आते हैं। कोशिका में समस्त एंजाइम्स होते हैं, वही बात रिपीट करता हूं मैं। तो ये चारों के चारों एंजाइम, अब किसी कारणवश क्या होता है कि कोशिका को हानि होती है और कोशिका पूरी की पूरी खराब हो जाती है। कोशिका क्या हो जाती है? पूरी की पूरी खराब या नष्ट हो जाती है। पूरी कोशिका नष्ट हो गई है। अब कोशिका नष्ट हो गई तो फिर वो कोशिका अगर बॉडी में रहेगी तो वो खराब करेगी। तो लाइसोसोम क्या होता है? यानी कि कोई कोशिका में काम नहीं कर रहा तो लाइसोसोम जो होगा ना, ये फट जाएगा। इस तरह से मैं एक जैसे मान लीजिए ये केंद्रक है, ये गोल्जी बॉडी है, ये आपका कुछ अन्य कोशिकांग है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जितने भी अपने बना दिए, ठीक। अब लाइसोसोम क्या करेगा? लाइसोसोम अपनी झिल्ली को काट देगा। झिल्ली को क्या कर देगा? टूट जाएगी झिल्ली। अब ये जो सारे एंजाइम है ये सारे के सारे कोशिका से निकल जाएंगे बाहर। तो लाइसोसोम की जो थैली है या लाइसोसोम झिल्ली है जो फट जाएगी, वो सारे एंजाइम आ जाएंगे बाहर कोशिका में। जैसे ही सारे एंजाइम बाहर आएंगे तो कोई जिस चीज से जो एंजाइम जिस चीज से बना हुआ है वो उस एंजाइम को पचा लेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर लेगा, प्रोटीन इसका पाचन कर लिया, हाइड्रोजन न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कर लेगा, लाइपेज लिपिड का पाचन कर लेगा। दोबारा फिर बताता हूँ, हाइड्रोलेजेज न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कर लेगा, लाइपेजेज लिपिड का पाचन कर लेगा, प्रोटोजेज प्रोटीन का पाचन कर लेगा, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर लेगा, और कोशिका हो जाएगी बिल्कुल समाप्त। यानी कि जो लाइसोसोम होता है आत्मघाती। अब रियल लाइफ से इतने जोड़ते तो नहीं है, अच्छा नहीं लगता। कई बार अपने केस देखते हैं कि अखबारों में देखते हैं, रियल लाइफ में भी देखते हैं, रील्स में भी देखते हैं। तो क्या होता है कि कोई आदमी बहुत ज्यादा परेशान होता है तो पहले वो खुद की फैमिली को मार लेता है और फिर खुद सुसाइड कर लेता है, यानी कि पूरा किस्सा ही खत्म। तो सेम टू सेम लाइसोसोम भी यही करता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली बोलते हैं। यानी कि पहले सभी कोशिकाओं को मार देगी, अब फिर बाद में खुद को मार देगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में लाइसोसोम आया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसमें जल अपघटनी एंजाइम होते हैं। बता दिया कि आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि सबको ही मार देती है, और सफाई कर्मचारी क्यों कहते हैं, ये भी मैंने बता दिया।
जल अपघटनी एंजाइम होते हैं जो अम्लीय वातावरण में काम करते हैं, यानी कि इसमें जो एंजाइम होंगे ना वो हमेशा अम्लीय वातावरण में काम करें। इसका निर्माण गोल्जी कैसे होता है? ये तो होता है, ये तो मैंने बता दिया गोल्जी कैसे होता है, लेकिन इसमें विधि होती है, उस विधि का नाम याद रखना, स्वेप्टन विधि। कौन सी विधि होती है दोस्तों? स्वेप्टन विधि। ये आपको बड़ी क्लासों में जब आप बीएससी एमएससी करते हो तब बताई जाती है स्वेप्टन विधि, क्योंकि बीएससी और एमएससी में इसकी पूरी बुक लगती है सेल बायोलॉजी। तो स्वेप्टन विधि आपको याद रखनी है कि गोल्जी कैसे लाइसोसोम का निर्माण होता है, तो वो कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो स्वेप्टन विधि। ये आपको जनरल साइंस में अगर टफ क्वेश्चन आता है तो वो पूछ लेगा, नहीं तो अगर लैब असिस्टेंट या नीट लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए स्वेप्टन बहुत इजी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। यह एक झिल्ली युक्त कोशिकांग बता ही दिया, मुख्य एंजाइम्स ये भी मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगला कोशिकांग अपनी बात करते हैं रसधानी या वैक्यूल्स। रसधानी या वैक्यूल्स की बात कर लेते हैं। तो रसधानी या नाम से पता लग रहा है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसका जो रसधानी होती है ना वो कैसी होती है आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। वैसे अपनी पिछली कोशिकाओं में मैंने आपको दिखा दिया था। ये पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है, कुछ इतनी बड़ी। यह सामान्यतः पादप कोशिका में बड़ी होती है, यानी कि जंतु कोशिका में रसधानी पाई तो जाती है लेकिन पादप कोशिका के मुकाबले छोटी। ठीक है, जंतु कोशिका में छोटी पाई जाती है, कम पाई जाती है, पादप कोशिका में ये बड़ी पाई जाती है। पादप कोशिका में कितनी बड़ी कि पूरे कोशिका का 90% भाग ये आपकी रसधानी ही घेर लेती है। पूछ लेता है कि पादप कोशिका में रसधानी 90% भाग घेरती है, तो वो कौन सी कोशिका? पादप कोशिका कितने परसेंट भाग घेरती है? तो आप बोलोगे कि सर 90%। जो कोशिकाओं का 90% भाग को घेरती है बता दिया मैंने। अगली बात करते हैं कोशिका द्रव्य में झिल्ली आवृत, यानी कि ये बोल रहा है कि ये आपका कोशिका द्रव्य होता है और इस पर झिल्ली होती है, झिल्ली आवृत होती है, लेकिन एकल झिल्ली होती है। क्या होती है जी? एक ही झिल्ली आवृत होती है और इसे एक झिल्ली को आप कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? टोनोप्लास्ट। ये पूछ लेता है टोनोप्लास्ट कि टोनोप्लास्ट क्या है? तो रसधानी एकल झिल्ली युक्त होती है, उसे आप टोनोप्लास्ट कहते हो। तो जो रसधानी होती है उस पर एक ही झिल्ली आवृत होती है। आगे बात करते हैं, इसमें वे उत्सर्जी व अन्य पदार्थ पाए जाते हैं जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं होते। देखिए ये रसधानी इतनी बड़ी होती है, इसके अंदर मुख्यतः जल और कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी पाए जाते हैं और कुछ उत्सर्जी पदार्थों के अलावा कुछ अन्य ऐसे पदार्थ भी पाए जाते हैं जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं होती। यानी कि जो काम के पदार्थ कोशिका के लिए नहीं है ना, वो कहां पे रहेंगे? वो आपके रसधानी में रहेंगे। कहां पे रहेंगे दोस्तों? वो आपके रसधानी में रहेंगे। ये बात इसने बोल दी है और आपके लिए ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना इसको कि रसधानी ही अकेला ऐसा कोशिकांग है, रसधानी ही अकेला एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें उत्सर्जित पदार्थ या कोशिका के लिए जो पदार्थ उपयोगी नहीं है वो भी इसके अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी सांद्रता कोशिका द्रव्य से काफी अधिक होती है। देखिए यहां पर कोशिका द्रव्य है और यहां पर रसधानी में पदार्थ है, तो ज्यादा सांद्रता किसकी होती है? ज्यादा सांद्रता रसधानी की होती है। किसकी होती है जी? रसधानी की होती है। ये बात ये बोल रहा है। अब देखिए कुछ जीवों में पाया जाता है, क्या कुछ जीवों में, जैसे पादप की तो हमने बात कर ही ली, रसधानी पाई जाती है, लेकिन कुछ जीव जैसे कि अमीबा, अमीबा में जो रसधानी पाई जाती है ना वो उत्सर्जन के लिए पाई जाती है। किसके लिए पाई जाती है जी? उत्सर्जन के लिए पाई जाती है। और वह कौन सी रसधानी होती है? वह होती है सहकुंचनशील रसधानी। ये आपको नाम याद रखना है, कौन सा? सहकुंचनशील रसधानी। कुछ जीवों में खाद्य रसधानी भी पाई जाती है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें खाद्य रसधानी भी पाई जाती है, तो उसमें खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए, ठीक है, तो कुछ में उत्सर्जन के लिए होती है तो कुछ में खाने के लिए होती है। तो ये आपकी होती है रसधानी। उम्मीद करता हूं मैंने धीरे बोला है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताना। और जो बच्चे देख रहे हैं तो मैंने पहले ही बोला है कि मेरे अंदर जो कमियां हैं वो आप बाहर निकालिए, मुझे बताइए, मैं अपनी चीजों में सुधार करूंगा ताकि आपके लिए और ज्यादा अच्छा मैं प्रयास कर सकूं। ठीक है, क्योंकि अभी आप देखिए बहुत ज्यादा वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, भर भर के वैकेंसीज आ रही हैं। अभी लैब अटेंडेंट की भी आ चुकी है, आज कल में आई है, लैब अटेंडेंट की आ चुकी है 10th पास के लिए, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। वो भी बहुत अच्छी वैकेंसी है और उसका भी सिलेबस 4th ग्रेड के जैसा ही है। और साइंस वाले बच्चे भी फाइट कर सकते हैं। और अभी एक साइंस लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और लैब असिस्टेंट की भर्ती के अलग है। तो ये जो मैंने कोशिका चैप्टर करवाया ना, मोस्ट ऑफ आप लैब असिस्टेंट में भी उपयोग कर सकती है, क्योंकि अगर मैंने 10th लेवल तक की साइंस करवानी होती तो ये कब का कंप्लीट हो चुका होता।
ठीक है, इसलिए अब ये शायद 1 या 2 दिन और चलेगा ये चैप्टर, और रत्ना कोशिका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छे ढंग से मैंने करवाया है। फिर भी आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो दोबारा पूछें। मैंने धीरे बोलने का प्रयास किया है, स्लो बोलने का प्रयास किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और कोई चीज भी आपको नहीं समझ में आए तो मुझे बताइए। बस रिक्वेस्ट है कि आप नेगेटिव कमेंट ना करें, ठीक है। कोई चीज अच्छी लगे तो देखें, अगर आपको कोई चीज बुरी लगती है, या मैंने पढ़ाने में, मेरा सिर्फ पढ़ाने का उद्देश्य है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, मैंने कोई भी चीज ऐसा शब्द नहीं आपके लिए यूज किया है, फिर भी अगर आपको लगे तो प्लीज नेगेटिव कमेंट ना करें। और अगर आपको लगे भी मैंने नेगेटिव कमेंट किए हैं या मैंने नेगेटिव बातें कही हैं तो आप मतलब मेरे वीडियो ना देखें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल इसी समय अगली क्लास के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।